प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बिजली बिलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, अवाम का अदायगी से इनकार, खुदकुशी के अलमनाक वाकयात और भरपूर एहतजाज ने हुकूमत को झंझोड़ दिया। महंगाई, बिजली के बिलों की अदायगी के लिए अवाम की हिम्मत जवाब दे गई। बिजली चोरी और महंगी बिजली की पैदावार एक गरीब आदमी कैसे अदा करे। इस वक्त हुकूमत अवाम को क्या रिलीफ दे सकती है, जानेंगे वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे अमेरिका और यूरोपियन ममालिक ने पाकिस्तान में बरवक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए दबाव में इजाफा, क्या इंतखाबात में ताखीर पाकिस्तान को मजीद माशी मसाइल में धकेल सकती है। मगरब पाकिस्तान से इस वक्त क्या चाहता है, क्या खान कम बैक कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई सजा मुअत्तली दरखास्त पर फैसला महफूज, जेल में देसी घी में बनी मुर्गी बकरे के गोश्त से तवाज़ो, कप्तान का जेल मेन्यू सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में किस तरह रखा गया है, ये तमाम तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई डिक्टेटर, पैसे वालों के हमदर्द, ताहयात हुक्मरान बनना चाहते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई पर बड़े इल्जामात आयद कर दिए। तोशाखाना साइफर 9 में संगीन मामलात करार, खटक ने केपी में जीत अपनी मेहनत करार दे दी। क्या परवेज खटक चेयरमैन पीटीआई के बगैर केपी में जीत की ताकत रखते हैं? ये तमाम इश्यूज हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और वेलकम करेंगे निगरान वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तजा सुलंगी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी क्लास साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा भाई। आपसे रिक्वेस्ट की, हालांकि मुझे पता है कि इस वक्त बड़ा मुश्किल है ये स्क्रीन पर आना, लोगों का दबाव, मीडिया का दबाव, आप लोग नए नए हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका कोई शायद आप उसको ज़िम्मेदार भी नहीं ठहराए जा सकते। बल्कि ब्रीफिंग भी उस दिन हुई थी, आप थे उसमें, ये अरशद लंगड़ियाल साहब थे जो पावर के सेक्रेटरीज हैं, उस सेक्रेटरी हैं, और बड़ी ये इन्फॉर्मेटिव थी। तो उस पे तो आते हैं, ज़रा इश्यूज़ पे बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, या काकड़ साहब क्या करना चाहते हैं। ब्रीफिंग्स दी, कैबिनेट की कल मीटिंग है, प्रपोजल है उस पर। लेकिन आप क्योंकि हमारे हाथ ये चढ़ ही गए हैं तो दो चार कोई क्वेश्चन हैं उससे पहले ही मैं शुरू करते हैं कि ये ऑल ऑफ सडन इतने सारे लोगों को बीट करके आपका नाम आना किसी के वहम गुमा में भी नहीं था कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं वो ये अचानक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाएंगे। तो सर ये कैसे चमत्कार कैसे हुआ? मेरा ख्याल है व्यूअर माइट भी इंटरेस्टेड, एटलीस्ट तो मैं इंटरेस्टेड ज़रूर हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर लेते हैं सर। आखिरी बार जो मैंने चेक किया था उसमें इस मुल्क के जो मुमताज़ तफ्तीशी सहाफ़ी हैं उसमें एक साहब का नाम है रऊफ क्लास्ट्रा, वो भी शामिल थे। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो आपके नाजरीन हैं उनकी अगर मालूमात में इजाफ़ा करें तो हम दोनों मुस्तफ़ीज़ होंगे। ये सर हमें भी तो इसी तरह सोर्सेज से खबरें मिलती रहती हैं ना, कि इधर से दाएं बाएं। आज अगर आप सामने हैं तो आप खुद ही बता दें सर, चलो हम तो चेक, जब उसके बाद बंदा सामने मौजूद ही है तो हमें इधर उधर इन्वेस्टिगेशन करने की क्या ज़रूरत है सर। एटलीस्ट थोड़ा सा व्यूअर्स, द पीपल हैव द राइट, आप हमारे कोलीग रहे हैं, मीडिया में रहे हैं, तो इतना तो मेरा ख्याल पूछना बनता है सर कि आपको भी तवक्को थी कि यू विल बिकम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब। देखें, ज़्यादातर जो मैंने नाम सुने थे इस ऐलान से पहले जी वो कुछ और साहबान के थे, और वो भी बहुत मोअज़्ज़ज़ साहबान थे। जी और उनकी भी खिदमात हैं, उनकी जो इल्म है और तजुर्बा है उससे इनकार नहीं है। मुझे एक दो दोस्तों ने कहा और मैंने उसको मजाक ही समझा, जब तक जिस सुबह को ये होना था उस रात गए वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी आप तैयारी पकड़ें और आ जाएं कल। और उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे कायल किया, तो फिर हमने फिर छलांग लगा दी। अच्छा, आपके बारे में साहब ज़रा आपसे एक बड़ा पुराना एक एज ए प्रोफेशनल, एज ए मीडिया पर्सन, वॉइस ऑफ अमेरिका के दिनों से मेरा इट गोज़ बैक टू 2008-9 के बाद आपसे बड़ा, बल्कि 2006-7 में लंदन में जब मैं था तो मुझे याद है वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए बहुत सारे वहाँ से आप मुझे एनालिसिस के लिए, बीपर्स के लिए आपसे अगर उस वक्त हुआ, सो बड़े साल हो गए। नोइंग यू अ बिट, आपके टीवी शोज़ हैं, आपको खुद ज़ाती तौर पर भी देखा है, आप एक तरह के मैवरिक टाइप आदमी हैं जो किसी के इतने कंट्रोल में आने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट मीडिया सेंटर्स में काम किए हुए हैं। इससे पहले न्यूज़ में रहे, पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग मतलब अगेन उसमें जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टिंग करके इस यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप जैसा बंदा जो है वो कैसे यहाँ पे ये फिट होगा? क्योंकि आप, जो मेरा ख्याल है, बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करने की आपके अंदर भी मेरी तरह थोड़ी सी सलाहियत कम है, तो एग्जिस्ट कर पाएंगे आप सर?
देखें, ज़िंदगी इसी का नाम है कि जो काम आपको दिया जाए, आप कोशिश करें कि वो ईमानदारी के साथ और जो आपके अंदर सलाहियत है उसके तहत करें। एक नौकरी पहले भी की थी रेडियो के डायरेक्टर जनरल की, वो भी आपके सामने है। जी। और मैं तो गरीब आदमी का बेटा हूँ, मजदूरी की है, हर तरह का काम किया है, तो एक और नौकरी मिल गई है। तो जितने दिन चलती है वो कोशिश करते हैं कि ठीक चले। नहीं, इसको नौकरी समझ के करेंगे या बहुत बड़ी एक मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करेंगे सर? देखिए, मैं तो मजाक में नौकरी कह रहा था। हमने हल्फ लिया है एक ओहदे का जी। 25 करोड़ लोगों के साथ, और ये एक संजीदा जिम्मेदारी है, तो उसको संजीदा जिम्मेदारी समझकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आपको पता होगा, आप भी जैसे मैंने कहा कि गलत नहीं कह रहा, मोर देन आपका 30 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज ए वर्किंग इसका जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर से लेके वॉइस ऑफ अमेरिका में आप अपने शो करते रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ डीजी लगे, बड़ा आपने इफेक्टिव काम किया डीजी रेडियो के तौर पर, लोग आज भी आपको वहाँ पर याद करते हैं। अब इसके बाद आप नया दौर और दीगर टीवी शोज़ भी करते रहे। एक इल्ज़ाम हम पे लगता है सहाफ़ियों पे, मतलब लेट्स बी वेरी कैंडिड, आपने भी पढ़ा होगा, वो ये समझते हैं कि हम जर्नलिस्ट जो हैं सम टाइम अपने तल्लुकात, अपनी पोजीशंस, अपनी किसी के लिए टिल्ट, किसी के साथ सपोर्ट को यूज़ करते हैं टू रीच इनटू द पावर कॉरिडोर्स। और बहुत सारे जर्नलिस्टों के नाम भी आते हैं, हमने देखा है कि जो आगे वज़ीर भी बनते हैं, निगरान बने, हुकूमतों के साथ शामिल हो जाएं, ओहदे ले जाएं। तो अब समझते हैं कि लोगों का ये ठीक है हमारे पे कहना कि जर्नलिस्टों को जाके पावर कॉरिडोर्स में इन पोजीशनों से दूर रहना चाहिए, ताकि एक जो हमारा रोल है हम उसको इफेक्टिवली उसको अदा कर सकें। यहाँ पे डिबेट रहती है पाकिस्तान में सर। देखें, कोई मुख्तलिफ काम करना कोई गुनाह नहीं है, और मैं अपने उन दोस्तों के साथ जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं इत्तेफाक नहीं करता कि एक सहाफ़ी अगर मुख्तलिफ हालात में कोई मुख्तलिफ काम करे तो इसमें कोई गुनाह कबीरा हो जाता है। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन अहम बात ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, अहम बात ये है कि आप उसे कैसे करते हैं। और आपके सामने है, 5 साल मैंने रेडियो की नौकरी की, तो उसमें मैंने जो गबन की, जो गलत काम किए, वो आपके सामने है। और अभी भी जब मैंने ये ज़िम्मेदारी ली है, तो एक कानूनी ज़िम्मेदारी है, मेरे जो असासे हैं वो ज़ाहिर होंगे, तो जब वो तो सबके सामने होंगे, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। और जब हम जाएंगे तब भी आपको मेरी जो दौलत है उसका एहसास हो जाएगा। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि ये जो जितने भी दिन ये ज़िम्मेदारी हम निभा रहे हैं, वो कितनी ईमानदारी से और अपनी सलाहियत के मुताबिक, और जो लोगों की तवक्कुआत और जो मुल्क की ज़रूरियात है उससे मुताबिकत कितनी है। अच्छा सर, आप इससे भी एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ एक और भी तनकीद आती है, नौजवान तबका है ट्विटर सोशल मीडिया पे, एक नई नस्ल आई है जो बिल्कुल मतलब एक ओपन उसकी पोजीशन है, हम पे भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म आती है, आप पे भी आती होगी। वो ये समझते हैं कि पहले सिविल मिलिट्री ये ब्यूरोक्रेसी थी, फिर सियासतदान थे, फिर जुडिशरी थी, ये पावर में स्टेक होल्डर थे, पावर शेयरिंग करते रहते थे। अब नया एक एलिमेंट आया पिछले कुछ अरसे से कि मीडिया भी उसमें शामिल हो गया है। मीडिया का बंदा भी अब ये वज़ीर आला पंजाब लग जाता है। इससे पहले हमने देखा आरफ निज़ामी साहब मरहूम थे, बड़े अच्छे बंदे थे मस से, वो निगरान वज़ीर आला लग गए, सारे निगरान ये लगे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसमें पिछले जब यहाँ निगरान हुकूमत बनी थी मेरा ख्याल है। इसी तरह और भी कुछ लोग थे। सो लोग ये अब समझने लग गए हैं कि मीडिया भी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सियासतदानों, इन तमाम की तरह वो भी पावर कॉरिडोर्स में वो चला गया है और अपना हिस्सा लेता है। तो लिहाजा जो वाच डॉग का काम था मीडिया का, कि इसने बहर बैठ के इन तमाम तबकात पे उसने आंख रखनी थी, अकाउंटेबिलिटी करनी थी, एक्सपोज करना था, रादर दैन एक्सपोजिंग, वो अब कोलाबरेटर बन गया, उनके साथ मिल गया है और उनके साथ पावर शेयरिंग करते हैं, पावर एंजॉय करते हैं सर। देखें, ये जो निगरान हुकूमत का जो तजुर्बा है आइन के आर्टिकल 224 के तहत, ये न रऊफ़ क्लासरा ने किया है, न मुर्तज़ा सोलंकी ने किया है। ये जिन लोगों ने ये 18वीं तरमीम की, उनसे पूछ लें कि वो आपने क्यों किया है। हाँ, अगर आप मुझे वज़ीर इत्तलात लगाने की बजाय, जो कि इस आइनी स्कीम के अंदर आया है, अगर वो मुझे महकमा ज़राअत का या महकमा बागबानी का या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना देते या तिजारत का, तो फिर तो कोई बात थी।
लेकिन मेरा ख्याल है ऐसे नहीं हुआ। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि जब आप वो काम ख़त्म कर चुके हैं, वो मुझे कुछ दोस्त मुबारकबाद देने आ रहे थे, मैंने कहा यार ये मुबारक संभाल के रखें, जब वहाँ से निकलें अगर कोई इस लायक कोई काम किया हो तो उस दिन मुबारकबाद दीजिएगा। अच्छा सर, एक चीज़ हमने देखी है, माजी में भी देखी है, कि जब कोई ये मीडिया में से किसी बंदे को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाया जाएगा, कोई पोजीशन दी जाएगी, ओहदा दिया जाएगा, तो बाकी मीडिया जो है, जो एंकर्स भी होते हैं, जर्नलिस्ट हूँ, एडिटर्स हूँ, या जो भी हमारे दोस्त बैठे होते हैं, एक तरह की, मैं जेलसी का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा, वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, लेकिन बट दे रिएक्ट। और फिर हमने ये देखा है कि एक तरह वो हुकूमत जो है वो दबाव में रहती है, क्योंकि मीडिया ज़्यादा स्ट्रांगली ये हुकूमत पे तनकीद करना शुरू कर देता है। हमने माजी में भी देखा है कि इस तरह के कोई लोग आए थे जब, तो मीडिया के अंदर से एक रेजिस्टेंस आई थी कि हमारे अंदर का बंदा गया है वहाँ पे बैठ के अब हमें बताएगा क्या करना है नहीं करना। और हमने माजी में देख, फवाद चौधरी साहब की चलो मैं मिसाल दे देता हूँ, दोस्त है हमारे, कि वो भी हमारे साथ शो करते थे, चीज़ें करते थे, इसी तरह जर्नलिस्ट बन गए थे, एंकर थे, लेकिन जब वो गए वहाँ पे तो उन्होंने बड़ा सख्त एटीट्यूड रहा उनका, मीडिया के साथ भी रहा, रिएक्शन भी बड़ा शदीद रहा, बल्कि उन पर आता भी था कि वो उस पर मीडिया को बहुत सारे सुनाते भी थे। तो ये थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि जब मीडिया से बंदा जाता है तो जो हुकूमत ले रही होती है वो दबाव में रहती है, और वो अपने आप को लॉयल साबित करने के लिए कि जी कि मेरी ये सिंपथीज़ को मीडिया के साथ नहीं है, एंकर्स के साथ नहीं है, मेरी हुकूमत या लीडरशिप के साथ हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें नहीं पैदा होती कि मैंने जैसे आपको मिसाल भी दी है कि माजी में हमने देखा कि आपको ज़्यादा हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता है सर मीडिया की तरफ से। देखें जिस ओहदे का मैंने हल्फ उठाया है, उस हल्फ में आर्टिकल 19 भी शामिल है, वो जी। उससे बाहर नहीं है, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं तो वो कई दिनों से कहा है मैंने कि जी आई शैल डिफेंड जेलसली डिफेंड योर राइट टू क्रिटिसाइज अस। तनकीद से इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं लोगों की तरफ, लोगों को आपने जवाब देना है, लोगों को मुतमईन करना है, ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा तजुर्बा वो नहीं है जो बाकी लोगों का है कि उनको बहुत ज़्यादा हसद या कोई ऐसी रकाबत का सामना करना पड़ा हो। मेरा तजुर्बा पिछले 11-12 दिनों का बहुत खुशगवार है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं। अच्छा सर, ये कैबिनेट पे ज़रा थोड़ा सा आ जाते हैं। कैबिनेट की फॉर्मेशन हुई है, टेक्नोक्रेट ज़्यादा हैं, मीटिंग्स भी कैबिनेट की 2-3 हो चुकी हैं, तो हाउ डू यू मतलब एनालाइज इट। मैं अब आपसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पर नहीं पूछ रहा, बिकॉज यू हैव बीन ए जर्नलिस्ट एंड आपने बहुत बड़ा बड़ा अपना भी जैसे आपका नाम है, आप इनको कैसे इवेल्यूएट करते? डू यू थिंक राइट मैन हैज़ बीन पुट ऑन द राइट जॉब और इसमें ठीक है, और इतनी बड़ी कैबिनेट बना दी गई है सर, तकरीबन मतलब 26 से 30 लोग हैं, आप समझते नहीं हैं कि इट शुड हैव बीन 8 to 10 पीपल कि निगरान हुकूमत है, 3 से 6 महीने में इलेक्शन कराने हैं, कोई इतना बड़ा काम तो नहीं था कि जिसके लिए इतने सारे वजीर बना दिए जाते। डू यू एग्री ऑलरेडी ये मुल्क जो है वो टैक्सेस की वजह से, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतें, उनकी वजह से वो डिस्टर्ब है, कर्जे ले रहे हैं, तो फिर एक कैबिनेट बना देना 25 से 26 लोगों की बल्कि ज़्यादा की, तो डू यू थिंक इतनी सारी कैबिनेट भी ठीक थी एंड देयर आर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब? आर यू सेटिस्फाइड? मैं एज ए इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं पूछ रहा, एज ए मतलब चलो थोड़ी देर के लिए अपने आप को आप एक एंकर, एक कमेंटेटर के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए सर। देखिए, मैं एंकर और कमेंटेटर की टोपी नहीं पहन सकता, ये 17 अगस्त को वो उतार दी थी, तो मैं इस तरह का प्रिटेंड भी नहीं करता कि मैं एंकर हूँ। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी काबीना के मेरे रफ़ीक हैं उनसे मैं मिला हूँ, वो खासे मंझे हुए तजुर्बाकार लोग हैं और अपने शोबे में उनकी अच्छी खासी महारत है, और वफाकी वज़रा की तादाद 16 है, मेरे ख्याल में 2-4 जो है वो एडवाइज़र और एक आध कोई इस तरह से है, तो वो बहुत ज़्यादा 20 होंगी। यहाँ आपने जहाज़ी काबीना देखी हैं 85, 80, 75 अफराद की, और ये हमारे जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो उनके, मैं अभी देख रहा था अपने दोस्त को जो नए वज़ीर कानून हैं, 3-4 वज़ारतें उनके पास हैं, और आपको पार्लिमान का, हुकूमत की रिपोर्टिंग का बहुत तजुर्बा है, जो सलाहियत है हमारी ब्यूरोक्रेसी की और फिर उसके साथ डीलिंग, तो मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी है। लेकिन हम लोग वापस आए कराची से
جب جہاز سے اترے تو جو میں نے وفاقی وزراء کی گاڑیاں دیکھی چکلالہ پہ، وہ ساری کرولا تھی. تو میں نے تو وزیر اعظم سے کہا کہ یہ کرولا کیبنٹ ہے. تو میرے خیال میں ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ویسے تو آپ کے سامنے ہوگا اگر ہم نے کوئی عللے تللے کیے، کوئی جی بزنس کلاس میں اور فرسٹ کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں، اور اسی لگا کر اور عیاشیاں کر رہے ہیں. آپ میرے خیال میں آئے تھے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، تو آپ شکایت ضرور کریں گے، لیکن چائے کافی پلا دیں گے آپ کو، اس سے زیادہ آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے. اچھا وہ ٹھیک ہے سر، آپ کا بالکل آئی ایگری ود یو، لیکن ایک چیز یہاں پہ مطلب جو آپ سے جب آپ کو کہا گیا کہ آپ انفارمیشن منسٹر بنے تو کیا انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی؟ 3 مہینے کے لیے بنا رہے ہیں، 6 مہینے کے لیے بنا رہے ہیں، یا یہ لمبا چلا؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ سر کہ فار ہاؤ لانگ یو آر ہیئر؟ کتنے عرصے کے لیے ہیں سر آپ؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن مجھے کوئی احتجاج کا حق ہے. بالکل ہے سر، آپ شو آف کورس سر، انفارمیشن منسٹر صاحب نہیں کریں گے تو اور کون کر سکتا ہے سر؟ یہ دو مرد آپس میں باتیں کیے جا رہے اتنی دیر سے، اور میری بہن جو ہے ربیہ خاموشی سے ربیہ کے سن پاس رہی آپ ہیں. کے لیے مشکل سوالات ہیں آپ ہمارے ساتھ ڈونٹ وری سر. ربیہ ہیز اے ویری ایکسپلوسو کوسچن، میں نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے ان سوالات کے لیے، ہیں ان کے پاس. ڈونٹ وری سر، ابھی آ رہی ہیں وہ اسی سائڈ پہ. اچھا، آپ کا سوال آخری کیا تھا؟ سر میں نے یہ کہا کہ جب آپ کو یہ انہوں نے پیشکش کی، ریکویسٹ کی کہ ہاں آپ نگران انفارمیشن منسٹر ہاں بنے، تو آپ کو کیا انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی؟ 3 مہینے کے لیے ہیں آپ، 6 مہینے کے لیے ہیں، 2 سال کے لیے ہیں، کتنے عرصے کے؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کتنے عرصے کے لیے انفارمیشن منسٹر ہیں سر؟ دیکھیں، ایک صحافی کے طور پر میں نے جو آخری مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے فیصلے دیکھ لیے تھے، سر اور اس حوالے سے جو میری سمجھ بوجھ ہے، کیونکہ وہ متفقہ فیصلہ تھا تمام وزرائے اعلیٰ کا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے جو فیصلے ہیں اس میں کثرت رائے سے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس میں جی اتفاق رائے ضروری نہیں ہوتا. لیکن اتفاق رائے سے جب فیصلہ انہوں نے کر لیا، اور پھر میرے پاس ایک سبز کتاب ہوتی ہے جو ہمیشہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں آئین کی، جی اس کا آرٹیکل 51 جب میں نے پڑھا تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آخری جو آفیشلی پبلشڈ سینسس ہے اس پر الیکشن کرائے گا. تو میری سمجھ یہ تھی کہ کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ 4 مہینے لگیں گے کم از کم، اور 54 دن جو ہے وہ انتخابی مہم کے لیے چاہیے، تو یہ تو تقریباً آپ کو فروری کے وسط کے پاس لے جا رہا ہے. لیکن جو آئینی ادارہ ہے انتخابات کی تاریخ دینے کا اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد، اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور بڑے وہ منجے ہوئے لوگ ہیں، راجہ صاحب اور ان کے جو وہ ارکان ہیں. تو ہمارا کام جو ہے وہ یہ دن گننا نہیں ہے کہ ہم کتنی دن اس کرسی پہ بیٹھے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جس دن الیکشن کمیشن تاریخ دے اس دن اس کو یقینی بنائیں کہ نہ صرف انتخابات ہوں، پرامن ہوں، شفاف ہوں، غیر جانبدارانہ ہوں، اور اس نگران حکومت کا جھکاؤ کسی جماعت کی طرف نہ ہو. جی ربیہ سی، نو اوور ٹو ربیہ سر. آپ اتنی احتجاج کر رہے تھے تو چلے اب ربیہ کو ان کرتے ہیں سر. جی ربیہ جی پوچھیں. سولنگی جی صاحب مجھے مشکل حصہ دیا ہے کلاسز صاحب نے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے، آف کورس یہ ماننے والی بات ہے کہ حالات کافی ٹف ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں اسپیسیفکلی ڈالر کو، بجلی کو اور پیٹرول کو، تو ان کے پرائسز کنٹرول میں نہیں آ رہے. کیا لگتا ہے کس طرح سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ عوام کی بس ہو گئی ہے. دیکھیں، اگر پیٹرول مہنگا ہوگا، اگر بجلی کے بل کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اگر اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو لوگ شادیانے تو نہیں بجائیں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی. اصل بات یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس حکومت کو بھی اس کی کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جی تو ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. میں خود ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوں، اور میں اپنی سبزی، پھل، آٹا، دالیں خود خریدتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنے مشکل حالات ہیں.
लेकिन आपका और क्लासरा साहब जैसे मंझे हुए सहाफ़ी का काम भी है और उनकी महारत भी है, ख़ासतौर पर क्लासरा साहब की। वो आपको बता सकते हैं घंटों बैठ के कि हम इस हाल में क्यों और किस तरह से पहुँचे हैं। वो शायर ने कहा था ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो इस हालत में जो पहुँचे हैं, इस पे हम पूरा प्रोग्राम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो ज़िम्मेदारी है, बावजूद इस बात के कि हमारा एक महदूद मैंडेट है और महदूद वक्त के लिए है, अख्तियार भी महदूद है, मुद्दत भी महदूद है, उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि जी हम जिम्मेदार नहीं है, वो पिछला फलां ने ये कर गया था तो फलां ने ये कर लिया था। हमारे पास इस तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो कुछ है, हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों की मुश्किल हालात को बेहतर करने की कोशिश करें और अपने किरदार से ये साबित करें कि अगर लोग मुश्किल में हैं तो हम अल्ले तल्ले नहीं कर रहे। उसकी हमारी ऑप्टिक्स जो है वो भी ठीक होनी चाहिए। तो अच्छा सोलंकी उसका साहब जी जी फरमाइए। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब बात असल में तो ये नहीं हो सकती कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये तो एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और अवाम भी आई थिंक यही जानने में इंटरेस्टेड है कि उनको रिलीफ कैसे मिलेगा। आप लोगों की मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं, कैबिनेट के सेशंस हुए हैं इस मसले के ऊपर, कुछ वज़ीर आज़म के बयानात भी सामने आते रहे इस हवाले से, जिसमें ये तासुर मिलता रहा कि मजीद जो है वो कोई स्टेप्स इस वक्त ऐसे नहीं लिए जा सकते और आवाम को ये बोझ चाहते या ना चाहते बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि इस क्राइसिस से निकलना है। तो आपको क्या लगता है, क्या किस किस्म के स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस क्राइसिस से निकलने के लिए, नंबर वन। एंड इसी से रेलिवेंट ये चीज है कि पिछली हुकूमतें जब इस क्राइसिस को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो सिंस आप कह रहे हैं आपका महदूद मैंडेट है, महदूद मुद्दत है, कितने होपफुल हैं आप उन स्टेप्स से? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ फरमाया है अब तक, उससे मैंने वो तासुर नहीं लिया जो आपने लिया है। मैंने तो ये तासुर लिया है कि तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद काफ़ी कुछ किया जा सकता है और काफ़ी कुछ करेंगे। तो मेरी समझ बूझ है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, किस वक्त क्या करेंगे, 10 दिन हो गए हैं इस हुकूमत को, कुछ चीज़ों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हुई है। आज भी आपके इल्म में होगा कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसका इस हुकूमत का पहला इजलास था। तो मेरी जो मजबूरी है वो ये है कि जब तक कोई ठोस फैसला मेरे सामने ना हो, क़ियास आराई करना मेरे अख्तियार से बाहर है। मैं क़ियास आराई नहीं कर सकता, तज्ज़िया नहीं कर सकता, वो काम आप लोगों का है। मैं आपको कल बताऊंगा कि आज हम क्या कर रहे हैं। ये बिजली के जो नर्ख हैं उसके हवाले से लोगों की जो मुश्किल है, उसमें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को कुछ तकलीफ कम हो। और आने वाले दिनों में जो मुल्क की मईशत की जो बहाली है, उसकी तो जिम्मेदारी है ना हम पर। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल निगरान है तो हम बिल्कुल चीज़ों को ख़राब होने दें। हमारी जिम्मेदारी है कि हुकूमत जिस हाल में मिली है, जब हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करें तो कम से कम बेहतर हालत में छोड़ें, उससे बदतर हालत में ना छोड़ें। मेरा ख्याल है सर इन्होंने अभी ब्रेक लेने, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद कुछ और बड़े कोई 2-4 कोई और भी इशूज़ हैं जिन पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट लेंगे। तो मेरा ख्याल रबिया ने क्लासरा साहब और भी बहुत सारे अहम लोग हैं, इस फकीर को माफ़ न करेंगे। नहीं सर जी, आज इस फकीर को माफ़ी नहीं मिलने वाली, बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं। तो आज हमें थोड़े से मज़ीद 10-15 मिनट और दे दें। कोई सवालात रहते हैं 2-4 बस उनका जवाब दे देगा। तो आज फ़कीर हमारी पकड़ में आया है तो इतनी आसानी से तो हम नहीं जाने देते सर। ठीक है, इस खामोशी को हम इजाजत समझते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब की, और यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है निगरान वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, ऐसे ऑन अ लाइटर नोट, कोई भिंडी की नई रेसिपी आई है मार्केट में? सिंधी और भिंडी ना खाए तो फिर हमारी शहरियत जो है वो मतरूक हो जाएगी। इसका क्या बैकग्राउंड है? आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट इट।
सोलंकी साहब आप बताएंगे, असल में हम ईद शो पे इकट्ठे थे। ईद पे पीटीवी पे। जी अभी अभी जो लास्ट ईद गुजरी है, तो वो ज़हर गोश्त की ईद होती है, सब बता रहे थे कि हम क्या क्या बनाते हैं, और कोई ढेर सारी रेसिपी सोलंकी साहब ने बताई कि मैं भिंडी इतने तरीकों से खुद बना लेता हूँ। चलो कमाल होगा, कोई एक आध रेसिपी को बता दें कौम को। सर भिंडी मुझे भी बड़ी पसंद है। इससे पहले कि हम सीरियस सवालात पे हैं, ज़रा थोड़ा सा माहौल को ज़रा लाइट करना चाह रही थी, मेरा ख्याल है रबिया जो है। हाँ, एक चीज़ जो मेरी अपनी तख्लीक है वो है कि तवे पे आप भिंडी बनाते हैं, लेकिन उसमें आप आलू के जो क्यूब्स हैं वो भी डालते हैं और हरी मिर्च भी डालते हैं और उसको थोड़ा सा शहद से कार्मलाइज करते हैं। अच्छा, ये वैसे तो ये नई रेसिपी है, शहद के साथ करें किसी वक्त। मेरा ख्याल है इस पे हाँ, कोई यूनिक तफसील से रेसिपी। कोई बात इस पे ज़रूर करेंगे। तो सर थोड़ा सा और अब इसमें जी जी। एक सेकंड, एक बहुत अहम जो है वो आपके इलाके की चीज़ उसमें रह गई, कच्चा आम जो है उसके क्यूब्स भी डालते हैं। तो अच्छा, ये ये तो वाकई कोई नई रेसिपी है सर, मैंने कभी नहीं सुनी वैसे। चलें इस पे किसी वक्त ज़रूर कोई लाइट मूड में आपसे कोई इस पे करेंगे सर। नो कमिंग टू द सियासी साइड सर, आप सुन रहे होंगे कि वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं वो मिले हैं उनसे जाकर, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनसे भी मिले हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी आ रहा है कि इलेक्शन जो है ना वो आपको टाइम पे कराने चाहिए। तो हाउ मतलब सीरियस इज़ कि आप उनको कितना रेजिस्ट कर सकेंगे। वो तो चाहते हैं, अब आप जो बता रहे हैं वो मार्च तक की डेट दे रहे हैं, तो उस पर अमेरिकन या यूरोपियन राज़ी हैं कि चलें ठीक है जी 4 महीने आपको डिमार्केशन के लिए चाहिए, वो आइनी तौर पर आप कर सकते हैं, चलो 54 दिन आपके लिए आप कंपेन के लिए चाहिए। तो अमेरिकन या यूरोपियन को कोई आप लोगों ने ब्रीफ किया है कि यस फेयर इनफ कि 6 महीने बाद इस मुल्क में इलेक्शन होंगे? हमने क्यों ब्रीफ करना है क्लासरा साहब, हम तो इलेक्शन नहीं करा रहे, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। राइट। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन तारीख देगा हम उस दिन इलेक्शन कराएंगे। हमारी जिम्मेदारी उनकी इआनत करना है इलेक्शन कमीशन की। किसी को तसल्ली देना, अमेरिका, चीन, जापान, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम आइन के तहत जो भी हमारा किरदार है महदूद, वो अदा करना है। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो हवा खड़ा किया जा रहा है कि फ़लाँ ने ये कर देना है। देखिए, ममालिक जो है वो जो भी झंडा हाथ में उठाएं, आपसे ज़्यादा किसको पता है कि मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ पोजीशंस लेते हैं, लेकिन उसमें उनके जो मफादात हैं उसका बुनियादी किरदार होता है। जो आफाकी जो आदर्शें हैं उसका किरदार कम होता है। बहरहाल इससे कतई नज़र ये हमें इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं। अच्छा सोलंकी साहब ये बताएगा कि काकर साहब का ये जो स्टेटमेंट था कि ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका की हर बात से इत्तेफाक करे या हर एडवाइस माने, ये किस तनाजुर में लिया जाए स्टेटमेंट को? मेरे ख्याल में वो एक बहुत ही एक जिसको कैंडिड कन्वर्सेशन है तुलबा के साथ, उसमें थी, और ये आम बात है और ये हकीकी बात है। पाकिस्तान की रियासत ने यहाँ पर किसी भी तरह की हुकूमतें हों, चाहे जमहूरी हों या हाइब्रिड हों या कैसी भी हुकूमतें हों, बहुत से मौके पे पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे खड़ा रहा है। आपको याद होगा वो जो सलाला का वाक़या हुआ था, तो पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली, बंद कर दी जो ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह से आपके इल्म में होगा जब चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, उस पर भी एतराज़ात मुख्तलिफ मुल्कों ने किए। लेकिन जो आपकी जो असल जो आज़ादी है और जो असल जो आज़ाद जो मौक़िफ़ है, उसके लिए मैंने तो यही देखा है कि जितना आप अंदर से मजबूत होंगे उतना आप ज़्यादा आज़ादी के साथ खड़े होंगे। अच्छा सर, ये पिछले दिनों उन बुशरा बीबी जो हैं वो उनसे मिली अपने स्पाउस से अटक जेल में, उनकी मुलाकात हुई है खान साहब से, और वापस आके कहा है उन्होंने कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उनको खाना ठीक नहीं मिल रहा, उनको सहूलतें नहीं दी जा रही, और ये सारी चीज़ ऑफ कोर्स क्योंकि निगरान बैठे हुए हैं आप लोग, तो ऑफ कोर्स आपकी भी उसमें ज़िम्मेदारी बनती है। तो आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं कि खान साहब की इस वक्त उनकी सेहत, उनको खाना पीना, दीगर सहूलियात जो हैं वो प्रॉपर मिल रही हैं या नहीं मिल रही सर? देखें, इससे पहले एक साहब की मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आई थी और उसके अंदर कुछ शिकायत भी थी और बहुत सारे जो इल्ज़ामात पहले लगे थे उसका जिक्र नहीं था। लेकिन ये हकीकत कि हुकूमत ने उस रिपोर्ट को नहीं रोका और वैसे ही लोगों तक जाने दिया। और अगर रिपोर्ट्स की बात करेंगे
तो आप रबिया से पूछ लें कि आज की रिपोर्ट क्या है, कि वहाँ के हालात क्या हैं। मैं उसकी तफसीलात नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम किसी भी जमात पर तबर्रा ना करें, क्योंकि अगर हम किसी एक जमात पर तबर्रा करेंगे तो फिर जो हमारी जिम्मेदारी है, जो काम है कि सबके साथ मिल के हमने अच्छे माहौल में इलेक्शंस कराने हैं, उस जिम्मेदारी से हम जो है वो पहलू सही करेंगे, वो हम करना नहीं चाहते। तो इसलिए अदालतें खुली हैं, मीडिया आज़ाद है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो जो भी दुरुस्त जो फोरम है उसको उस पर रुजू एक करें। एक अच्छा, एक आती रही तनकीद, एक आती आई है पिछले दिनों जब आप मिनिस्टर बने, कि आप ये माजी में ये मिनिस्टर बनने से पहले खान साहब के बड़े बिटर आप क्रिटिक रहे हैं, टीवी शोज़ में भी रहे हैं, अपने ट्वीट्स में भी रहे हैं, दीगर चीज़ों में। इवन इस वक्त भी आपके ट्विटर पे वो आपने सिर्फ उन लोगों को ये एक्सेस दी हुई है कमेंट करने की जो आपके साथ, अब जिनको आप फॉलो करते हैं, आम लोगों को, आम पब्लिक को वो रियायत नहीं मिली। हालांकि मुझे भी बहुत सारा वहाँ पे ट्रोलिंग की जाती है, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी मतलब अब्यूज़िव किस्म की, या मतलब उसमें इनडिसेंट, इल मैनर, बहुत कुछ मैं भी फेस करता हूँ सर। लेकिन बीइंग ए पब्लिक फेस मैंने कभी ये काम नहीं किया, मैंने उसको ओपन रखा हुआ है कि जो कमेंट करना चाहता है, कोई गाली देना चाहता है, कोई तारीफ़ करना चाहता है, कोई हमें कोई ऐसी तैसी करना चाहता है, लोगों को करने दें, लोग करते भी रहते हैं, फेयर इनफ। तो आप पे ये है थोड़ी सी कि आपने कमेंट्स का सेक्शन अपना बंद किया हुआ है सर, और एक आपका एक बैड ब्लड है, एक बैड पास्ट है विद मतलब पीटीआई के। तो अगेन डू यू थिंक कि बीइंग मिनिस्टर के आपके उस पे टाइम लाइन पे कमेंट करने की जो ये सहूलत है वो पब्लिक को, आवाम को नहीं होनी चाहिए, एंड स्पेशली वंस यू आर ए मिनिस्टर, तो डू यू एग्री कि उनको ओपिनियन उनकी नहीं आनी चाहिए, लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए आपकी वॉल पे? देखें, कमेंट करने की सहूलत आज भी मौजूद है उन लोगों के लिए जो उस ट्वीट को देख सकते हैं, और जो नीचे कमेंट नहीं कर सकते वो कोड ट्वीट में कर सकते हैं। हम सब लोग करते रहते हैं, और तो वो रास्ता बंद नहीं है। लेकिन जो जिन लोगों को मैंने ब्लॉक किया वो उस वक्त की बात है जब मैं इस ओहदे पर नहीं था। उसके बाद मैंने जो मुझे समझ आया है उनको मैंने अनब्लॉक भी किया है, आज भी कुछ लोगों को किया। तो अब वो इतने ज़्यादा हैं कि, और मेरा काम इतना ज़्यादा है, आप ऐसा करें कि कल मेरे पास तशरीफ़ लाएं, मैं आपको कड़क चाय भी पिलाऊंगा और आपको खोल के दूंगा जिस जिस को भी आप अनब्लॉक करें। नहीं मैंने नहीं करना, मैं अगली बात कह रहा हूँ सर। मेरी एक पोजीशन, मैं तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर हूँ ना, मैंने अपना बता रहा हूँ। दुनिया भर में जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, मिनिस्टर्स हों, या पब्लिक अथॉरिटीज़ हों, इवन एक्टर्स, एंटरटेनर या साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग जो मशहूर होते हैं, तो उन्हें पब्लिक के रिएक्शन आता है, मुझे खुद आता है। मैं सबसे ज़्यादा, मेरा ख्याल दावा नहीं करता पीटीआई के दौर में, बल्कि मरियम नवाज साहबा के दौर में, पिछले हुकूमत, सबसे ज़्यादा टारगेट मैं रहा हूँ जर्नलिस्टों में, अभी भी हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, नाउ यू आर इन अ डिफरेंट पोजीशन, कमेंट का सेक्शन तो आपको ओपन रखना चाहिए, सो एवरीबॉडी कैन कम एंड मेक ए कमेंट। मुझे पता है बहुत सारा अब्यूजिव होते हैं, बहुत सारे गलत भी होते हैं, मुझे भी होते हैं, दुख भी होते हैं, हर्ट भी होता है बंदा, लेकिन इवन देन एक वो कहता है फेम हैज़ ए प्राइस, एक पब्लिक फेस हैज़ ए प्राइस, पब्लिक पोजीशन हैज़ ए प्राइस। तो आप उसको कमेंट सेक्शन जो है जिस पे वो तनकीद भी होती रहती है, मैं उसकी बात कर, ब्लॉग बाकी आपकी मर्जी है, जिसको आप समझते हैं कि बंदा ही इज़ बीइंग नॉस्टी, ही इज़ बीइंग रूड एंड ही इज़ बीइंग इल मैनर्ड, यस, उनको बिल्कुल ब्लॉक रखना चाहिए कि वो इस काबिल नहीं है कि फॉलो करें और आएँ और आपके किसी की बातें वो पढ़ें, सुने और उस पर वो करें। मगर डिसेंट कमेंट इज़ ऑलवेज वेलकम। इस तरह से है कि मैंने अर्ज़ किया कि कमेंट अब भी नेस्टी से नेस्टी कमेंट भी कर सकते हैं कोड ट्वीट में, और ये बहुत सारे लोग ये सहूलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपकी जो तजवीज़ है खोलने की, मैं उस पर हमदर्दाना गौर करूँ। चलें बहुत शुक्रिया कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कोई सुलंगी साहब से बहुत पूछने शुक्रिया दो। सुलंगी साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर फेयर, कैंडिड एंड ऑनेस्ट एंड टू सम एक्सटेंट Humorous. डिप्लोमेटिक टॉक, जो हमारे साउथ के लोगों का ये खास है। सिंधी हूँ, सराइकी हूँ, थोड़ा सा कहा जाता है डिप्लोमेटिकली गुफ्तगू करते हैं ना, मतलब है ना हाँ करनी है ना करनी है, ना बंदे का काम करना है, दैट्स व्हाट इज गोइंग। बट एनीवे बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और क्लास साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये ब्रीफिंग अटेंड की थी जो हुई थी बिजली के हवाले से, आपका क्या उस ब्रीफिंग का आउटकम था? क्योंकि लोगों का इस वक्त प्रेसिंग इशू है ये।
बड़े मज़े का एक वाक़या सुनाऊँ मैं आपको। मुझे अगर आया वहाँ से कि आप हैं ब्रीफिंग को अटेंड करें, और मैं हमेशा ही मेक इट श्योर कोई भी हो, वज़ीर आज़म साहब इनवाइट करें, मिनिस्टर्स करें, सेक्रेटरीज करें, एज ए रिपोर्टर मैं तो बिल्कुल जाता हूँ, जितनी भी उसमें जाना भी चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, नई नई चीज़ें मिलती हैं जो नहीं पता होता है। एंड मस्ट से कि अरशद उसमें लंगड़ियाल साहब जो हैं सेक्रेटरी पावर जो हैं, और उस मिनिस्टर सोलंकी साहब बैठे थे, आसिम खिची साहब जो अभी उसमें ये डीजी रहे हैं उसके, और बड़े अच्छे बंदे, वेरी नाइस मैन आसिम खिची साहब जो हैं। तो ये सब ने जो उनको ब्रीफ किया ना, हमें, मेरे लिए बड़ी सारी नई चीज़ें थी मस्त से। और स्पेशली उन्होंने अरशद लंगड़ियाल साहब से मेरी तो खैर पहली मुलाकात हो रही थी। बड़ा मुश्किल होता है कि 15-20 सहाफ़ी बुलाएं, एंकर बुलाएं, और एंकर आपको पता है ना हमारे हर जर्नलिस्ट की होती है कि मुश्किल से मुश्किल सवाल, अच्छा फिर अगले को हम बात नहीं पूरी करने देते, तब एक के सवाल का जवाब दे रहा है तो दूसरा कहता है जी मेरी सुने, मेरी सुन रहा है तो तीसरा करते हैं। फिर क्रॉस टॉक के हम बड़े शौकीन होते हैं क्योंकि मोस्टली एंकर्स होते हैं इसमें, सो मुश्किल होता है। बट आई मस्ट से कि लंगड़ियाल साहब केप्ट हिज कूल। मतलब बड़ा ये होता है कि आपको बाद 2 घंटे तक आपको 20-25 जर्नलिस्ट बैठे हैं और कुछ जूम पे हैं और मुसलसल बम्बार्डमेंट हो रहे फॉर उसमें फेयर रीजंस एज वेल कि लोग आपसे नाराज़ हैं, लोग तंग हैं, सारे आपसे बिजली के बिल्स हैं, मतलब लोगों के डबल ट्रिपल उनके बिल हैं। जिनकी तनख्वाह 25-30 हज़ार में, उनका देखा उनके 25-25 हज़ार के उनके बिल आए हुए हैं। जिनकी पूरी तनख्वाह 25 हज़ार है तो 24 हज़ार का बिल आया हुआ है। ये खुद मैंने देखी हुई चीज़ें। तो खैर उन्होंने बड़ा एक हमें तफसील से पूरा मसला समझाया 1.5-2 घंटे उन्होंने लंगड़ियाल साहब ने भी और मुर्तज़ा साहब ने भी। जब वो सारी हुई, क्वेश्चनिंग भी हुई, आंसर भी हुए, सारे सहाफ़ियों ने पूछ गछ भी की, जो भी था जवाबात उन्होंने दिए। एट द एंड ऑफ द डे जब हुई ना मेरी कोई, मैं सेकंड लास्ट में था या मैं आखिर पे, ऐसे मेरी आदत हो जाए कि सुनना ज़्यादा था जब जन है ना, जो मैं दानिशवरी फरमानी है यहाँ फरमा लिया करें, लेकिन जब कोई ब्रीफिंग दी जा रही हो ना, मैं वहाँ पे ना किसी को इंटरप्ट करता हूँ, ना क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, तो ना बार बार घुसने की कोशिश करता हूँ। उस वक्त मुझे ये होता है कि मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन वहाँ रिट्रीव कर सकता हूँ, रिटेन कर सकता हूँ, मैं वो लूँ। ये दानिशवरी जाके अपने शो में हम कर लेंगे। सो आई केप्ट क्वाइट फॉर 2 आवर्स और मैं सुनता रहा और बहुत सारा मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ। मस्त से लंगड़ियाल साहब ने और अगेन उसमें मुर्तज़ा साहब ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग और बड़े अच्छे सवाल के जवाब भी दिए। आखिर में मैंने एक बात की, मैंने कहा बात सुने सर, वो उस पर कहते हैं ना एक जो उन्होंने अपनी मजबूरियां भी गिनवाई, जो अभी आपने उनसे पूछा, सोलंकी साहब ने वो बात को सवाल को किसी और साइड पे लेके जी अभी मैं बात नहीं करता पावर या बिजली के इश्यूज पे। मैंने कहा जी इन 2 घंटे की मैं कि आपकी मुझे उससे ब्रीफिंग से ना 2-3 चीज़ें समझ आ रही हैं। इंग्लिश का एक ना मुहावरा होता है हब्स एंड चॉइस। एक इंग्लिश का होता है हब्स एंड चॉइस, मतलब है कोई चॉइस नहीं है, 0 चॉइस। मैं 2 घंटे की मुझे इस गुफ्तगू से लग रहा है कि यहाँ हब्स एंड चॉइस है कि कोई चॉइस नहीं है। आपने हमें इसलिए बुलाया है यहाँ पे पूरे 2 घंटे के लिए, सहाफ़ियों को, एंकर्स को, बड़े बड़े में जुगादरी जो बैठे हुए थे, कि आप लोग जाएं, जो चीज़ हम आवाम को नहीं समझा सकते, हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारे हाथ पीछे बांधे हुए हैं, पत्थर हमारे साथ उन्होंने पेट पे लटका के हमें पानी में उन्होंने फेंक दिया है। ये हुकूमतों ने, पिछली हुकूमतों ने चलें कि उसमें लंगड़ियाल साहब का या मुर्तज़ा साहब का या बाकी लोगों का तो नहीं कसूर था, ये तो अभी आए हैं जो बात भी कह रहे थे सारी। ये तो 94 से काम शुरू हुआ है, मतलब इस वक्त 48 से ज़्यादा IPPs लगे हुए हैं आपके, जो मतलब 90% से ज़्यादा बिजली आप इस पे फ्यूल पे पैदा कर रहे हैं। जो कभी आप हाइड्रोल पे करते थे, डैम्स की बिजली थी जो उससे पानी से बिजली पैदा की जाती थी, आप न्यूक्लियर से पैदा होती थी, उनको पीछे करके कभी 65% आपकी हाइड्रोल होती थी, मतलब पानी से बिजली होती, जिसका रेट उस वक्त मैं गलत नहीं कह रहा 25 पैसे 50 पैसे यूनिट था। अब यूनिट देख लें 40-50 रुपए से ऊपर पहुंचा हुआ है। क्यों कि आपने बैठ के 94 ऑनवर्ड, अच्छा बेनजीर भुट्टो साहब ने 19 के करीब लगाए थे पावर प्लांट्स, रेट्स दिए गए डॉलर्स में। जो उन्होंने कहा, लंगड़ियाल साहब ने बात तस्लीम की कि गलती ये हुई थी कि जो आप ये पैसा जनरेट करते हैं, यहाँ पे बिजली बेचते हैं, बिल लेते हैं आप ये रुपीज में, और उसके रेट किस में लग रहा है, डॉलर्स में। उन्होंने कहा आपको चाहिए था कि जिस चीज़ में आप उसमें वो कर रहे हैं, बिल्स ले रहे हैं, उसी में आपको रेट लगना चाहिए था उन कंपनीज को जो IPP जो बिजली आपको प्रोड्यूस करके दे रही थी। बेसिक फलात उसने रख दिया गया था जब आपने डॉलरों का रेट दे दिया, साथ में कैपेसिटी चार्जेस आपने उनको दे दिए कि जनाब आपकी बिजली जो है ना, आप कि हम खरीदें ना खरीदें, हम यूज करें ना करें, आपको पूरा बिल देंगे। ये लोगों को समझने की जरूरत है। ये जो कहते हैं बिजली कम यूज करें, कोई फायदा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ रीजन क्या, आपका बिल ज्यादा होता जाएगा, हुकूमतों ने उनको पैसे देने हैं। वापडा ने इन IPPs 48 लाख चुके हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस है। डॉलर का रेट ऊपर जाता जाएगा, आपका रेट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कन्वर्ट करने हैं आपने डॉलर के रेट के साथ पर यूनिट को। तो इससे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई नहीं हो सकता। घर बैठे IPPs लगे हैं जिसमें सियासतदान शामिल है, सिविल मिलिट्री शामिल है, ब्यूरोक्रेट शामिल है, हिस्से हैं, शेयर्स हैं, आराम से बैठ के आप उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज आप कमा रहे हैं। ये जो आपको कैपेसिटी चार्जेस पड़ते हैं अरबों रुपए के, इसमें 2.5 ट्रिलियन पड़ चुके तकरीबन, मतलब 2500 अरब आपने अभी देना है उनका, जो इस वक्त कर्जा है जिस पर सूद अलग लग रहा है।
سو آپ نے بجلی کے آپ نے معاہدے اتنے کر لیے ہیں, اتنی زیادہ آپ نے آئی پی پیز لگا لیں جس کی ضرورت نہیں. مثلا اس وقت جو کیپیسٹی آپ کو ضرورت ہے وہ 25,000 میگا واٹ ہے اس وقت جو ہم اسے یوز کر, 40,000 کے آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. اچھا یہ دوز ریمیننگ جو 25 وہ ہم اس کا بل ویسے ہی پے کر رہے ہیں. جتنے بھی آپ وہاں سے کر رہے ہیں جو ان سے معاہدے کیے ہوئے ہیں نا, جو کہ آپ نے ایکسیس کیے ہوئے ہیں, سب کا بل دینا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج ہمیں 10,000 چاہیے یونٹ چاہیے, آج ہمیں 1 ارب چاہیے, پرسوں 2. نو, آپ نے طے کیا لینا ہے, ریٹ دیا ہے لینا ہے. ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے, ساتھ ہی کنورجن ریٹ ان کا بڑھتا جا رہا ہے. سردیوں میں اب آپ کا آ جائے گا یہ 8,000 9,000 روپے کہہ رہا ہوں ساری, آپ کی جو یہ ڈیمانڈ ہے 8-9,000 میگا واٹ پہ آ جائے گی. 25 سے 8 ذرا فرق دیکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی 25 سے 8 آ گیا تو اب آپ کا بل ہی آپ نے حکومت پاکستان نے دیا, آپ سے کم لیا جائے گا مانا, لیکن حکومت برڈنائز ہوئی. ان کو دینے ہیں جن سے آپ نے وہ لے رہے ہیں, وہ 40,000 لے رہے ہیں, 30,000 لے رہے ہیں, 35 لے رہے ہیں میگا واٹ, وہ پیسے پورے دینے ہیں. آپ بجلی کی یہ کھپت کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, بیکاز یو ہیو میڈ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ جتنی بجلی آپ پیدا کریں ہم خریدیں گے, ہمیں ضرورت ہے نہیں ہم خریدیں گے. وہ 25,000 ہی خریدیں گے, آپ 8,000 ہی خریدیں گے. آپ نے پیسے دینے ہیں. جو آپ کے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, آپ نے ہاتھ باندھے ہیں, یہ کیپیسٹی چارجز والا جو ایشو آپ نے کھڑا کیا, چلو میں مان لیں دکان پہ آپ جاتے ہیں, دکاندار کہتے ہیں کہ روزانہ آپ جو ہے نا 1 پاؤ گھی لیں گے یا 1 کلو لیں گے, آپ کہتے ہیں آج مجھے پاؤ چاہیے, وہ کہتے ہیں پیسے تو میں 1 کلو کے لوں گا. یہ کام ہو رہا ہے. تو اس پہ نہ ہی سمجھے کلاسز صاحب, کیا سمجھے کیا مطلب, یہ بات کی میں نے, کیونکہ یہ معاہدے ری وزٹ کا کوئی آپشن نہیں ہو سکتے. ایک کوشش ہوئی تھی انہوں نے کی تھی 2021 میں, جب یہاں پہ اس وقت کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو تھی, ISI بھی شامل ہوئی تھی, GHQ بھی ہوا تھا, اس وقت پاور پلانٹس کو بلایا گیا. ایک چیز اچھی کر گئے تھے, یہ خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی, جب اس میں حفیظ شیخ صاحب بھی تھے اور بہت سارے اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہوئے تھے, تو ملٹری کے افسر بھی شامل تھے. انہوں نے پیپلز کو بلا کے انہوں نے ان کو ریوائز کروایا تھا. یہ کنٹریکٹ جو ہے ریویژن صرف 1-2 چیزوں کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ڈالر کا ریٹ جو ہے نا وہ 148 پہ فکس کر دیں. جو ابھی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں نا ان کو فی ڈالر 148 پہ کر رہے ہیں. ذرا آپ امیجن کریں اگر یہ 300 پہ ہوتا تو آپ کا تو مطلب حشر نشر ہو جانا تھا. یہ سب سے بڑا کریڈٹ تھا جو اس وقت کیا گیا تھا, جس میں سارے جو میری اطلاع ہے کہ ISI کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے ان تمام پاور پلانٹس کو بلا کے ان کو بتایا گیا تھا ملک رہے گا تو آپ ہماری یہ کھال کھینچتے رہے گا, کھاتے پیتے رہے گا, ملک نہیں رہے گا, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں رہی آپ کو پیمنٹ کرے. بلینز روپیز آپ نے اس بجلی کے بل لیے ہیں جو ہم نے آپ سے خریدی نہیں ہے. یہ کبھی بھی کوئی دنیا میں ہوتا ہے چیزیں آپ نے اپنے ملک کے ساتھ کر کے دی ہیں. کہ اچھا انڈیا کو دیکھ لیں, جو بات انہوں نے ارشد لنگریال صاحب نے بتائی, انہوں نے کہا جناب انڈیا میں جو ہے انڈیا نے فارن فنڈڈ پروجیکٹس IPPs نہیں لگائے, اس لیے انڈیا میں سستی ہے بجلی. اپنے کسانوں کو فری دیتے ہیں یا ایگریکلچر کے فری دیتے ہیں. وہاں یونٹ کو بتا رہا تھا کچھ 6 روپے سم تھنگ کچھ وہاں پہ پڑتا ہے. ہمارے ہاں جو ظلم کیا گیا ہے کہ آپ نے فارن فنڈڈ 48 IPPs لگے ہوئے ہیں جن کو ڈالروں میں آپ نے ان کی کنورجن ریٹ پہ پیمنٹ کرنی ہے. سو آپ نے سارے جو آپ کے پروجیکٹس تھے آپ نے لگا دیے وہاں سے باہر سے انویسٹمنٹ. یہ تو بہت بڑا اس میں سیاستدان شامل ہیں. ڈار صاحب نے 480 بلین روپیز اس وقت دیے تھے, ان کو بھی آئے ہوئے مہینہ نہیں ہوا تھا, ایک دن میں 27 انہوں نے جون کو ایک دن میں 480 بلین روپیز کی بغیر آڈٹ کروائے انہوں نے فوٹو کاپیز پہ ان IPPs کو پیمنٹس کی تھی. بعد میں نیب کا کیس بھی بنا, پتہ نہیں کدھر گیا وہ سارا, اس پہ اختر بلند رانا صاحب ایڈیٹر جنرل تھے, انہوں نے پیمنٹس کرنی تھی. انہوں نے ان کو بائی پاس کر کے سیدھا انہوں نے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان سے چیک جاری کروا دیے تھے, جو کہ بہت بڑا ایک وہ تھا, فراڈ تھا, غلط تھا. اس میں تو ڈار صاحب کو اچھی خاصی وہ ہونی چاہیے, سزائیں ہونی چاہیے تھیں. ڈار صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ. آئی وش ہمارے پاس وقت ٹائم ہوتا کیونکہ اصل گفتگو آپ اب کر رہے ہیں بھائی. تو میں نے ان سے لاسٹلی کہا, سننے والی بات ہے, میں نے لاسٹلی کہا لنگریال صاحب کو, میں کہ بھائی جان اچھے بندے ہیں, میں یو میڈ بی گڈ مین, میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, آپ کا قصور بھی نہیں ڈاک رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ مطلب ہے کہ وی ہیو میڈ اپ آور مائنڈ اینڈ ڈونٹ کنفیوز می ود دا فیکٹس. ذہن آپ بنا چکے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں ہو سکتا ہم سے. اچھا بجلی چوری کے انہوں نے اتنے سارے فگرز بتائے, میرا دماغ ہی اڑ گیا. مطلب ہے یہ کنڈا لگاتے ہیں لوگ 150 روپے کی, وہاں پہ AJK والے کہتے ہیں ہم بل نہیں دیتے, بلوچستان والے کہتے ہیں ہم نہیں دیتے, KP کے کچھ علاقے وہ نہیں دیتے, فاٹا نہیں دیتے, مردان میں سب سے زیادہ آپ کی چوری ہو رہی ہے. انہوں نے شکارپور کا کہا, سندھ کا, انہوں نے کہا وہاں پہ آپ کی 80% چوری ہو رہی ہے. انہوں نے وہاں پہ ایک اس کا لاہور کے ایک اس کا انہوں نے علاقے کا بتایا, میں نام نہیں لیتا پھر کسی کی ذات آ جائے گی کیونکہ قوم کے حوالے سے. انہوں نے کہا ان کے کام دیکھیں, بل لینے جاتے ہیں بل نہیں دیتے, تو جب یہاں پہ یہ وابڈا والے جاتے ہیں تو ان کے مرد گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں, عورتیں آتی ہیں برتن گھروں کو اٹھا کے وہ ان کو برتن مارتی ہیں وابڈا والوں کو, تو کہتے ہیں ہم کیا کریں. تو میں کہ یہ مجبوریاں ہمیں مطلب بتا کہ یہ مجبوریاں بتانے کا ہے کہ ریاست کا بالکل فارغ ہو چکی ہے, انسٹیٹیوشن فارغ ہو چکے ہیں. آپ لوگ جو ہے نا آپ بیٹھ کے ہمارا کیس پلی کریں, میں پھر ایک کام کریں لنگریال صاحب, پھر میں کہ صلح کر لیں. وہ کہتے ہیں نا اگر گل ساڑھے تے آ گئی ہے نا
کہ اگر ہم نے جا کے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ حکومت کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, مجبوریاں ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا, تسی بس گزارا کرو تو ایڈجسٹ کرو. تو میں کہا سر جی وہی گل جیری پرانی سی نا کہ انہوں نے کہا ملکہ برطانیہ والا جو لطیفہ ہے کہ چلیں جی, انہوں نے کہا تھا کسی لوگوں کو, انہوں نے جہاں پہ ہندوستانیوں کو چلیں جی جنگ لڑے برما کے محاذ پہ ان جاپانیوں سے, تو کسی گاؤں میں گئے تو نمبردار نے کہا جی گل ساڈے تے آ گئی نا جاپانیاں نال جی 80 لڑنے ملکہ دے بیہاف تے تو تسی صلح کر لو انہاں نال جاپانیاں نال. تو سیم گوز فار اس. میں کہ اگر ہم نے جا کے لوگوں سے ہم نے چھتر کھانے ہیں, میں کہ لوگوں سے ہم نے گالیاں کھانی ہیں, لوگوں کو جا کے آپ کی مجبوریاں جو یہاں پہ میں کہ وہ ہو رہا ہے, ریپ آف ہو رہا ہے, لوگوں کو لوٹ مار ہو رہی ہے, بلز لیے جا رہے ہیں, ہم جائیں اور لوگوں کو کہیں بھائی صاحب بڑی جینوئن مجبوریاں ان بیچاروں کو, ان کا کوئی قصور نہیں, انہیں کچھ نہ کہیں. خیر ہی ایگریڈ, ان کا تو پھر کہتا ہوں بہت کچھ ہے, کل اس پہ دوبارہ بات کریں گے. اٹس اے ویری میسو ایشو. جی بالکل, یہ میسو ایشو ہے کلاس صاحب, اور عوام اس وقت جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کیا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہابسن چوائس کا مطلب ہوتا ہے, انگلش کا محاورہ ہے ہابسن, اس کا مطلب یہ کوئی چوائس نہیں ہے. تسی تنگ ہو اور 2-4 دنوں ایک ہی رہ گئے ان کے پاس کہ گریڈ 17 سے اوپر والوں کے وہ جو ہے نا یونٹس وغیرہ جو ہیں وہ آپ ان کو, تو اس پہ کہہ بھی رہتے ہیں سیکریٹری صاحب بعد میں کہ کتنا فرق پڑے گا, 2-4-3 ارب. اس پہ بھی کلاس صاحب موقف ہے ان ملازمین کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ پے کرتا ہے اور یہ ہماری پرکس میں شامل ہے, جس طرح کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کے پرکس ہوتے ہیں سیلری کے علاوہ. سو دے آلسو ہیو اے پوائنٹ آف ویو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایسی بات ہے تو کیا پھر باقی پی آئی اے تو ریلوے یہ باقی بھی جو ہے وہ ان کو بھی ڈسکاؤنٹس نہیں ملیں گے. سو آئی سو مچ وانٹڈ ٹو آسک لنگی صاحب سے کہ کیا ایسی بھی کوئی آپشن زیر غور ہے. اچھا کوئی معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ معاشی ایمرجنسی کا بھی تو کوئی چانس ہے, میں جب آپ کے ساتھ انگیج ہے پھر تو معاشی ایمرجنسی کی کوئی بات نہیں بنتی, لگنی بھی نہیں چاہیے. اور اس پہ لاسٹلی ایک اور بڑی بات کی ارشد لنگریال صاحب, ذرا غور کریں کہ ڈالر کا کتنا اکانومی پہ امپیکٹ ہے. انہوں نے کہا جناب اس وقت اگر ڈالر جو ہے آپ کا 10 روپے کم ہو جائے, آپ کا ریٹ آپ کا یونٹ آپ کا 23 روپے پہ آ جائے گا, ذرا فرق دے 40 سے 23 پہ آ جائے گا. اور ہم اس کو ایک سال میں 100 روپے پہ اوپر اس میں لے کر گئے ہیں. لاسز کی سن لیں, اس وقت جو لاسز ہو رہے ہیں, کمرشل چوری سب سے زیادہ ہو رہی ہے, تاجر کر رہے ہیں, بزنس مین کر رہے ہیں, جو بگ فیکٹریز والے ہیں وہ 10% تو افیشل بتا رہے ہیں کہ 10% افیشل آپ کی چوری ہو رہی ہے, لائن لاسز ہو رہے ہیں, کنڈا ہو رہے ہیں, میٹر مطلب آپ نے وہ کیے ہوئے ہیں. اور وابڈا والے انہوں نے مانا کہ ہمارے لوگ بھی شامل ہیں اس میں. یہ پتہ ہے 1% لاس پہ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے 1% پہ 27 ارب روپے کا امپیکٹ آتا ہے. 1% لاس ہے اگر آپ کا بجلی کا, تو اسی پہ کچھ ہو جائے تو کلاس صاحب کوئی وہ اچھا آپ کی اچھا تاریں آپ کی وہ اگر آبسلیٹ ہیں, ٹرانسمیشن سسٹم کو آپ نے ابھی تک اس کو دوبارہ اپ گریڈ نہیں ہوا. چائنا کے ساتھ ایک دفعہ ڈیل ہوئی تھی لینڈ لاسز کی, سن لیں کہ ہم اس میں چائنا میں گئے تھے 2013 میں, اس نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو میں اس وقت اس میں دنیا ٹی وی میں تھا. دنیا ٹی وی نے مجھے بھیجا تھا اپنے خرچے پہ کہ آپ جو ہیں اس کو کور کریں وزٹ کو. بڑی وزٹ تھی چائنا کی 2013 میرا خیال ستمبر تھا یا جولائی سم تھنگ. جب ہم وہاں پہ گئے ہمیں ایک نا بریفنگ کے لیے لے کر گئے اس میں یہ پاور کمپنی کے پاس, انہیں بریفنگ دینی تھی ہمیں. اس میں نواز شریف صاحب بھی تھے, شہباز شریف صاحب تھے, خواجہ آصف, سارے منسٹر بھی تھے, ہم جرنلسٹ بھی تھے. ہم پیچھے بیٹھے تھے, وہ ان کو بریفنگ دے رہی تھی کمپنی جو پاور کمپنی ہے. سنیں ذرا, وہ پتہ کمپنی کیا کہتے ہیں, ان کے سی ای او تھے, انہوں نے کہا جی ہم 23 کروڑ لوگوں کو ایک کمپنی اس وقت بجلی دے رہی ہے. 23 کروڑ ہمارا کنزیومر ہے چائنا میں, ایک کمپنی ان کو بجلی دے رہی ہے, ون پاور کمپنی ان کو دے رہی ہے. تو نواز شریف صاحب نے پوچھا ان سے کہ آپ کے لائن لاسز کتنے؟ ہمارے تو لائن لاسز ہمیں مطلب ہے یہ مانتے تو نہیں ہے 20-30% سے زیادہ ہیں. پتہ وہ کیا کہتا ہے سی وہاں کے زیرو. بتا 23 کروڑ لوگوں کو آپ بجلی دے رہے ہیں, لائن لاس, بجلی چوری, لائن لاسز, کنڈے منڈے شنڈے یہ ٹنڈے کچھ بھی نہیں ہے, 0% اس نے کہا. یہ بہت بڑی تھی کہ ایک کمپنی 23 کروڑ, اور ہمارے ملک کے بعد ہی 23 کروڑ ہے. یہاں پہ 600 کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, 48 آئی پی پیز بنی ہوئی ہیں, جن کو شن کو مین کو پیپ کو, مطلب ہے آپ کی پتہ نہیں کیا کوئی آپ کی میپ کو لاہور لیس کو 100 ہیں. مطلب ہے آپ نے یہاں پہ آ کے آئی پی پیز بنا کے جن کو من کو کھول کے بھی آپ کے لائن لاس 30-40% ہے. آپ ہمیں خیر مطلب کم بتاتے ہیں. ایک کمپنی 23 کروڑ اس کے کنزیومر ہیں اس میں چائنا میں, 2013 کی بات کر رہا ہوں, اور لائن لاسز 0% ہیں. یہ لائن لاسز بھی کور کر لیتے تو آپ کے 500-600 بلین روپیز جو چوری میں جا رہا ہے لائن لاسز میں, کنڈے میں بل نہیں آ رہے, اس میں کور ہو سکتا تھا. وہ کور کرنے کے لیے آپ یہاں ہر ہفتے جو ہے نا بجلی کے بل بڑھا رہے ہیں. ویری الارمنگ ڈیٹیلز کلاس صاحب, اور ڈسکشن بہت یوزفل ہے, یہ مزید بھی ہونے والی ہے, لیکن اس وقت پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.